गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कैसा लग रहा है घर में बैठ के? अच्छा नहीं लग रहा होगा ना। स्कूल का समय है तो निश्चित रूप से आप लोग को स्कूल की ही याद आती होगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस समय आपके लिए घर में बैठना ही सबसे ज़रूरी है। आप सब इतने बड़े बच्चे हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि देश में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में कोरोना का प्रकोप किस तरह फैला हुआ है। और इस समय आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आप समय समय पर दिए जाने वाले अपने माता पिता के, स्कूल से दिए गए निर्देशों का, प्रधानमंत्री के निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, अपने समय का सही उपयोग करें और पढ़ें। तो आज से आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही है। ये भी आपके लिए एक अलग तरह का अनुभव है। नए सेशन में, कक्षा 7 में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी 1 वसंत पाठ 1, जिसका शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और जिसके कवि रचनाकार हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इस कविता में कवि ने दर्शाया है कि हमें किसी की भी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए, चाहे वो पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, हर एक के लिए स्वतंत्रता बहुत आवश्यक है। आप सब जानते हैं हमारे देश में इतने बड़े बड़े सेनानी हुए हैं जो अपनी आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना प्राण अर्पण कर दिया। कविता पढ़ने के पहले हम आपको थोड़ा सा कवि के बारे में बताना चाहेंगे। शिवमंगल सिंह सुमन हिंदी साहित्य के बहुत प्रमुख कवि और शिक्षाविद थे। इन्हें अनेक सम्मानों से सम्मानित किया गया, जिनमें साहित्य अकादमी, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रमुख हैं। अब हम आते हैं कविता पे। आपने देखा यहाँ चित्र में एक व्यक्ति पिंजरे में कैद है। अब हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी अगर वो अपने मन के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा तो उसे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसी चीज़ को कवि ने इस कविता में दर्शाया है। पढ़ने के पहले, पाठ शुरू करने के पहले आप यही समझ लीजिए कि अब आप इसको पढ़ेंगे कैसे। आप सभी बच्चे एक पेन और पेपर, कॉपी लेकर बैठे और जैसे जैसे मैं समझाती जा रही हूँ आप उसको पढ़ें। जहाँ आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है आप वीडियो पॉज कर लीजिए और स्लाइड पे जैसे हम पढ़ाते जा रहे हैं वो चीज़ें आएंगी, आप उन्हें देखते चले जाइए और जहाँ न समझ में आए फिर देखिए। उस वीडियो को बार बार चला के देखिए, भावार्थ जो हम आपको समझा रहे हैं फिर वो आपकी समझ में आता जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी वसंत का पहला पाठ, जो कि एक कविता है। कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। बच्चों, ये कविता पूरी है, लेकिन हम आज पूरी कविता नहीं पढ़ेंगे। हमने इसको 3 भागों में बांटा है और आपके सामने जो स्लाइड आता जाएगा उस पर कविता लिखी हुई है। ठीक है, मैं उसको पढ़ूंगी, फिर मैं उसका भावार्थ उसी के अनुसार आपको पढ़ाऊंगी। कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आप जैसे क्लासेस में पढ़ते थे, हम पढ़ाते थे, बिल्कुल वैसे ही हैं। किसी भी तरह की दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले कविता, ये एक वीर रस से, जोश से भरी हुई कविता है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदासी। देखिए, कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से इसमें ये दर्शाया है कि पक्षी हमसे कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त मतलब खुले, स्वतंत्र, गगन मतलब आप जानते हैं आसमान, कि हम स्वतंत्र आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कि हमें अगर कोई व्यक्ति, मनुष्य पिंजरे में बंद कर दे और हर तरह की सुख सुविधाएं दे तो भी हम अपने स्वाभाविक स्वरों में गा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आप जो पंक्तियां अभी 4 लाइनें हमने पढ़ी है, 2 लाइनें, उनमें जितने कठिन शब्द हैं, जैसे उन्मुक्त रेखांकित करिए, और उन्मुक्त मतलब स्वतंत्र, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंधे हुए, कनक मतलब है सोना,
तीलियां आप जानते हैं, पिंजड़े की जो सलाखें होती हैं उन्हें तीलियां कहते हैं। और पुलकित मतलब प्रसन्नचित्त, पंख मतलब पंख, पक्षी के पंख। बच्चों, इस कविता में तत्सम तद्भव दोनों तरह के शब्दों का प्रयोग कवि ने अत्यंत सुंदरता से किया है। जैसे पंक्षी तत्सम तद्भव शब्द है, उसका तत्सम हुआ पक्षी। ठीक है। अब देखिए कि कवि कह रहा है कि पक्षी हमसे कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ना हमारा स्वाभाविक गुण है, तो हमें अपने ढंग से अपने तरीके से उड़ने की पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमें मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए सोने के पिंजरे में भी कैद कर ले, सोने के पिंजरे का मतलब कि हर तरह की सुख सुविधाएं भी हमें क्यों ना दे दें, लेकिन अगर हम उड़ना चाहेंगे तो चूंकि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, तो उस सोने के पिंजरे में जब हम अपने पंख खुशी से फड़फड़ाएंगे तो हमारे वो पंख उन्हीं तीलियों से, उन्हीं पिंजरे में टकरा टकरा कर टूट जाएंगे और हमें किसी भी तरह का आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए कि कवि कह रहा है कि पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं, उड़ना हमारा स्वाभाविक गुण है, अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वो हमारे उड़ने में रोक ना लगाए। वो भले ही हमें कितनी सुख सुविधाएं क्यों ना दे, हम सोने के पिंजरे में कैद होकर, यानी सोने के पिंजरे यानी फिर से बताऊंगी, कनक तीलियों का मतलब कि कितनी भी, सोना आप जानते हैं महंगा धातु होता है, कि कितनी भी सुख सुविधाओं से हम क्यों ना रहें, हमें अपना स्वाभाविक आनंद नहीं मिलेगा। अब आगे देखिए, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्या कह रहा है पक्षी हमसे? कि कवि कहता है कि पक्षी हमसे कह रहे हैं कि हम किसी एक जगह का ठहरा हुआ जल पीने वाले नहीं हैं। हम खुले आसमान में, खुले गगन में, प्रकृति के खुले वातावरण में विचरण करने वाले पक्षी हैं। हम नदियों का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें उसी जल को पीने में आनंद मिलता है। और अगर हमें पिंजरे में कैद करके कटोरी में या किसी भी, कितने भी मूल्यवान बर्तन में हमें जल पीने के लिए क्यों ना दिया जाए, तो हम बिना खाए बिना पिए हम मर जाएंगे। पक्षी हमसे कह रहे हैं कि कहीं भली एक कटुक निबोरे, कि हमारे लिए खुले आसमान में विचरण करके कड़वी, कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी नीम का फल, कि हमारे लिए कड़वा नीम का फल खाना ज़्यादा अच्छा है। भली मतलब अच्छा, कि हमको वो ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। उसी जगह अगर कोई हमें कनक कटोरी यानी सोने के कटोरी में रखा हुआ की मैदा से, कि सोने की कटोरी में रखा हुआ जो मैदा हमें मिलेगा खाने को, मैदे की छोटी छोटी लोइयाँ जो हमें खाने को दी जाएंगी, वो हमें अच्छी नहीं लगेंगी, भले ही वो कितने कीमती बर्तन में क्यों ना रखी हुई हो। ठीक है। कि क्या कह रहे हैं पक्षी? कि हम बहता जल पीने वाले हैं, और अगर हमें कैद करके खान पान दिया गया तो वो चाहे कितना भी मूल्यवान बर्तन क्यों ना हो, हमें वो प्रिय नहीं है। हमें अपने खुले वातावरण के कड़वे नीम के फल ही ज़्यादा रुचिकर, ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम उन्हें खुले रूप से, खुले वातावरण में, स्वतंत्र वातावरण में घूमकर खाएंगे। अब इसमें देखिए बच्चों, जो अंतिम लाइन है, अंतिम पंक्ति है, कनक कटोरी, कनक कटोरी, कटुक निबोरी, पुलकित पंख। ये आप देख रहे हैं, ये विशेषण विशेष है। कनक यानी जो शब्दों की विशेषता बतलाता है, सोना, कटोरी, कटोरी। ठीक है। कटुक मतलब कड़वी, निबोरी मतलब नीम का फल। आपको अंत में इसमें एक अभ्यास कार्य में आएगा भी कि विशेषण विशेष शब्दों को छाटिए, तो आप इन्हें अभी से रेखांकित करते जाइए। बच्चों, आपने 6 में भी पढ़ा होगा कि हम उन शब्दों को विशेषण कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, और विशेष उन शब्दों को कहते हैं जिनकी विशेषता बतलाती जाए। तो अभी आपने जो ये कविता पढ़ी, इसमें उन्मुक्त गगन, उन्मुक्त हुआ विशेषण क्योंकि विशेषता बतला रहा है, और गगन की विशेषता बतलाई जा रही है तो वो हुआ विशेष। इसी तरह कनक तीलियाँ, कनक है विशेषण, तीलियाँ विशेष्य। कनक कटोरी में कनक है विशेषण, कटोरी है विशेष्य, और कटुक निबोरी में कटुक है विशेषण और निबोरी है विशेष्य। आ रहा है समझ में?
कि पक्षियों का आशय यही है कि हमें कितना भी स्वादिष्ट पकवान क्यों ना मिले, हमें अपने घोंसले की नीम की निबोरी हमको ज़्यादा पसंद है, और अन्यथा पक्षी भूखे प्यासे मर जाएंगे। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप सब बच्चे, आपका आज का ये गृह कार्य है कि जितने कठिन शब्द मैंने आपको बोले हैं एक बार फिर से रेखांकित करवा दे रहे हैं, उन्हें उतारिएगा, उनके अर्थ लिखिएगा, और जो भावार्थ पढ़ा है आपने, मैंने जो बताया है, जो स्लाइड है आपके पास उस पर भी भावार्थ लिखा है, लेकिन आप एज इट इज़ उसे नहीं उतारेंगे। जो मैंने पढ़ाया है, जैसे समझाया है उससे, और जहाँ आपको ना समझ में आए इस स्लाइड में दिए गए भावार्थ से समझ के आप लिखिएगा। एक बार पुनः बोल रहे हैं बच्चों, कठिन शब्द देख लीजिए। उन्मुक्त अर्थ है स्वतंत्र, खुला, मुक्त। पिंजर बंद, पिंजरे में बंधा। कनक तीलियाँ, सोने की तीलियाँ। पुलकित, प्रसन्न। और कटुक मतलब कड़वी, कनक मतलब सोना, पहले ही आ गया है। निबोरी मतलब नीम का फल। आप जैसे लिखा है आपने 6 में वैसे ही बहुत सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और अब बच्चों पूरे ध्यान से पढ़िए। बहुत दिन आपने खेल कूद कर लिया, आराम कर लिया, अब पूरे ध्यान से पढ़िए। हर दिन जिस तरह आपकी क्लास होती है रेगुलर उसको पढ़िए, समझिए, और जो काम दिया जा रहा है आप उसको करिए। अब अपनी अगली क्लास में हम इस कविता का बचा हुआ शेष भाग आपको पढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू। और बच्चों एक बार और बता दूं, अगर कोई चीज़ ऐसी आपको लगती है कि नहीं समझ में आई है, भावार्थ हो, शब्दार्थ हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्कूल में शुरू होंगी तो जहाँ आपको जो डाउट होगा, जो भी कुछ समझ में नहीं आएगा, वो हम आपको फिर से बता देंगे। वंस अगेन थैंक यू। अब हम बच्चों कविता का दूसरा भाग यानी उसकी अगली 8 पंक्तियाँ आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। कविता है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरुकी फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। देखो बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में एक पक्षी के दर्द की, पिंजड़े में कैद पक्षी की व्यथा को दर्शाया है। पक्षी ये कहना चाह रहे हैं कि जब से वे पिंजड़े में कैद हुए हैं वो अपने उड़ने की स्वाभाविक गति को बिल्कुल भूल चुके हैं। देखिए, आप पहले कठिन शब्द अंडरलाइन कर लीजिए, रेखांकित करिए। स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की जंजीर, गति मतलब गति, वेग, और तरु मतलब वृक्ष, पेड़, फुनगी यानी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा। ठीक है, फिर अरमान रेखांकित करिए, इच्छा, चाह, और तारक मतलब तारे। चलिए देखिए भावार्थ देखिए कि कवि पक्षी के दर्द को, पक्षी की व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि पक्षी हमसे कह रहे हैं कि सोने के पिंजड़े में बंद कर वो अपनी गति, उड़ान सब कुछ भूल चुके हैं। अत्यंत ही मार्मिक चित्रण कवि ने यहाँ किया है। वो ये बताना चाह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से कि लगातार बंधन में रहते रहते, लगातार पिंजड़े में रहते रहते पक्षी अपनी उड़ने की कला को पूर्णतः भूल चुके हैं। बस सपनों में देख रहे हैं वो किस तरह खुले आसमान में उड़ते थे, कितनी ऊंचाई तक जाते थे उड़कर, वो सब अब उनके लिए बीते हुए दिनों की बातें हो चुकी हैं। अब वो केवल सपनों में देख रहे हैं। और क्या देख रहे हैं? तरुकी फुनगी, कि अब वो केवल सपनों में देख रहे हैं कि वे खुले आसमान में, खुले वातावरण में तरुकी फुनगी, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर के झूले, अपने पंखों के झूले में झूल रहे हैं। कवि इन पंक्तियों में, कवि ने पक्षियों के दुख दर्द को दर्शाया है, अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है।
पक्षी कह रहे हैं कि वो लगातार पिंजड़े में स्वर्ण श्रृंखलाओं में बंधे हुए हैं, सोने के पिंजड़े में कैद हैं, तो वो अपने अंदर की उड़ने की कला को किस तरह वह स्वतंत्र रूप से अपने पंखों को फड़फड़ाकर, पंखों को फैलाकर आसमान में विचरण किया करते थे, वो सब कुछ भूल चुके हैं। अब यह उनके लिए मात्र एक कल्पना की, स्वप्न की चीज़ हो गई है। आगे पक्षी कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं कि अब वो भूल चुके हैं कि वो पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठा करते थे, और अब वो केवल सपनों में ही उन्हें यह नसीब हो रहा है कि वे देख रहे हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर, सबसे ऊंची टहनी पर जाकर प्रसन्नता पूर्वक अपने पंखों को झुलाकर झूल रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार देख लीजिए कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अर्थात सोने की जंजीरों में बंधकर पिंजड़े में कैद होकर पक्षी अपने उड़ने की स्वाभाविक कला को पूर्णतः भूल चुके हैं। अब वो उनके लिए मात्र स्वप्न की चीज़ हो चुकी है, उन्हें यथार्थ में उड़ने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में पक्षी कह रहे हैं कि बस सपनों में देख रहे हैं, कि वो केवल सपने में ही देख रहे हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर जाकर बैठे हैं और प्रसन्नता पूर्वक अपने परों को फड़फड़ाकर, अपने पंखों को फैलाकर अपने उड़ने का आनंद ले रहे हैं। भाव यह है कि स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, खुले आसमान में उड़ना, अब ये सब चीज़ें पक्षियों के सामर्थ्य के बाहर की हो गई हैं। केवल अब वो स्वप्न में ही ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन की सीमा पाने। इतने पिंजड़े में कैद होने के बाद भी, इतने बंधन में रहने के बाद भी पक्षी, चूँकि उड़ने के लिए उनका जन्म हुआ है, तो वो अपने उड़ने की कला को बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हैं। उनके मन में एक दबी इच्छा है, एक चाह है कि किसी भी तरह उन्हें स्वतंत्र आकाश में उड़ने को मिले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन की सीमा पाने। पक्षी कह रहे हैं कि ये अरमान मतलब इच्छा, कि ये उनकी इच्छा है कि वो दूर आसमान तक जाएं और नीले गगन की सीमा पाने, कि दूर आसमान में दूर तक उड़ें और जहाँ तक आसमान जा रहा है उसकी सीमा को, यानी उनके उड़ने का कोई और छोर ना हो, वे आकाश की अंतिम सीमा तक जाएं। लाल किरण सी चोंच खोलकर, अपनी लाल किरणों जैसी चोंच को खोलकर चुगते तारक अनार के दाने, कि तारों के समान, अनार के दानों के समान तारों को चूंगे। इसका मतलब यहाँ पर यह है बच्चों कि लाल किरण सी चोंच खोलकर, कि वो अपने लाल किरणों जैसी चोंचों को खोले और अनार के दाने जैसे होते हैं छोटे छोटे, उसी तरह आसमान में जिस तरह तारे बिखरे हुए हैं, तो कवि कह रहा है कि पक्षी क्या है, उन आसमान की दूरी तक जाकर, उस आसमान तक उड़कर उन तारों को अपने लाल चोंच से चुगना चाहते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए। ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले गगन की सीमा पाने, कि पक्षी हमसे कह रहे हैं कि उनके अंदर ये इच्छा है, ये चाह है, ये अरमान है कि वो आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाएं और अपनी लाल चोंच से सितारों को दानों की तरह चुने। मतलब ये कहने का कि वो दूर तक आसमान में जाएं और जो तारे हैं, चमकते हुए सितारे हैं, तारे हैं, उन तारों को वो चूंगे। चूंगे का अर्थ कि उन तारों के बीच वो जाकर उड़ें। और इस तरह से इस परतंत्रता की ज़िंदगी से, गुलामी की ज़िंदगी से वो बिल्कुल ऊब चुके हैं, दुखी हैं, क्योंकि गुलामी की ज़िंदगी ने, परतंत्रता की ज़िंदगी ने उनके सारे सपनों को नष्ट कर दिया है, सारे सपनों को चूर कर दिया है, और वह अपनी इच्छा किसी भी तरह पूरी नहीं कर पा रहे हैं। वह पिंजरे में कैद होकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं है और अपनी तरह से अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए, ठीक है, अब अगली 8 पंक्तियाँ। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी।
नीण न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब देखिए शुरू की 4 पंक्तियों का अर्थ देखिए। पहले इसमें कठिन शब्द रेखांकित कर लीजिए। क्षितिज, क्षितिज मतलब वह स्थान जहाँ धरती और आकाश हमको मिलते हुए नज़र आते हैं, जबकि ये काल्पनिक जगह होती है, कभी मिलते नहीं हैं, लेकिन हम जहाँ तक दूर तक निगाह जाएं, आप देखिए खड़े होके एक जगह से किनारे तक, तो हमें धरती और आसमान क्या है, आपस में मिलते हुए दिखते हैं। ठीक है। होड़ा होड़ी मतलब प्रतिस्पर्धा, और सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। तंती सांसों की डोरी, तंती मतलब तानना, टहनी पेड़ की शाखा, डाली। आश्रय मतलब शरण, नीड़ मतलब घोंसला। छिन्न भिन्न रेखांकित करिए, नष्ट कर देना। और अंतिम शब्द है आकुल, आकुल मतलब बेचैन। और विघ्न, विघ्न है उसी लाइन में देखिए नीचे रेखांकित करिए, विघ्न मतलब बाधा। अब देखिए अब पक्षी क्या कह रहे हैं कि कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षी पूरी तरह से स्वतंत्र होकर खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। देखिए, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। अब पक्षी क्या कह रहे हैं, अंतिम पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के अंतर्मन की व्यथा का अत्यंत ही मार्मिक चित्रण किया है कि किसी भी कीमत पर पक्षी स्वतंत्र होकर आसमान में उड़ना चाहते हैं। पक्षी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से, कि ये जो अनंत क्षितिज है, ऐसा क्षितिज, क्षितिज मैंने आपको बताया वह स्थान जहाँ धरती और आकाश हमको मिलते हुए दिखते हैं, तो दूर आसमान तक पक्षी अपने पंखों की होड़ा होड़ी मतलब आसमान से प्रतिस्पर्धा लेना चाहते हैं। वे उड़ते हुए दूर आसमान तक, जहाँ तक आसमान की सीमा है वहाँ तक उड़ना चाहते हैं। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, पक्षी हम कह रहे हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि वे जिस क्षितिज तक पहुँचना चाहते हैं, वे जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, जिस बिंदु पर पहुँचना चाहते हैं, या तो वहाँ तक पहुँचे, मिलन बन जाता, कि वह स्थान उनके लिए मिलन बन जाता, अर्थात वह जाकर क्षितिज से मिल जाते। या इस उपक्रम में, इस प्रयास में वो क्या करते हैं, या तंती सांसों की डोरी, कि या तो वो उड़कर जाकर क्षितिज से मिल जाए, या खुद उनके सांसों की डोरी क्या है, तन जाए। तन जाए मतलब सांसों की डोरी तनने का मतलब समझते हैं ना, सांस समाप्त हो जाना। तो या तंती सांसों की डोरी, कि या तो वो जाकर क्षितिज से मिल जाए, या फिर इस उपक्रम में, इस प्रयास में वे अपने प्राणों को गंवाने तक के लिए तैयार हैं। भाव यह है कि पक्षियों को हर कीमत पर अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, भले ही इसके लिए उन्हें अपने प्राणों को क्यों ना गंवाना पड़े। ठीक है, फिर से देख लीजिए। होती सीमाहीन क्षितिज से, पक्षी अपने अंदर की सारी व्यथा को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि वे अपने जीवन के अंतिम सांसों तक आसमान से प्रतिस्पर्धा लेना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे पहले की तरह दूर खुले आसमान में उड़कर जाएं और जाकर क्षितिज से मिल जाएं। और इन पंखों की होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, कि वे अपने पंख से प्रतिस्पर्धा करते हुए आसमान की दूरी को नापना चाहते हैं। और वे चाहते हैं कि या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि या जाकर वे क्षितिज से मिल जाए, क्षितिज से जा मिलें, या इस प्रयास में अगर वे वहाँ तक जाने में उन्हें अपने प्राणों का भी मूल्य चुकाना पड़े, प्राणों को भी बलिदान करना पड़े, तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। भाव यही है बच्चों कि पक्षियों को हर कीमत पर अपनी आज़ादी, अपनी स्वतंत्रता प्रिय है, भले इसके लिए उन्हें अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े। और अब देखिए कविता की अंतिम 4 पंक्तियाँ हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के। कविता में कवि कह रहे हैं कि पक्षी अब मनुष्यों से निवेदन कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना है कि नीण न दो चाहे टहनी का,
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, कि भले ही उन्हें टहनी का घोंसला ना मिले, उन्हें टहनी पर घोंसला बनाने को ना मिले, मनुष्य उसके आश्रय रहने की जगह को, जिस जगह उसने अपना घोंसला बनाया, उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न कर डाले। मतलब मनुष्य चाहे किसी भी तरह से पक्षियों को परेशान करे, उनके रहने की जगह को उन छिन्न भिन्न कर डाले, लेकिन पंख दिए हैं तो। लेकिन अगर ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो वह मनुष्यों से निवेदन कर रहा है कि आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कि जो बिल्कुल बेचैन होकर एकदम स्वतंत्र भाव से, उन्मुक्त भाव से आसमान में उड़ते हैं, उनके अंदर जो उड़ने की व्याकुलता है, उस चीज़ में पक्षी निवेदन कर रहे हैं कि मनुष्य से आग्रह है कि वो किसी भी तरह से उसमें विघ्न ना डाले। ठीक है, आया समझ में बच्चों? देख लीजिए फिर से एक बार कि नीड़ न दो चाहे टहनी का, ये पूरी कविता का सार है कि पक्षी कह रहे हैं कि भले ही उन्हें घोंसला बनाने की जगह ना मिले, नीड़ बनाने की जगह ना मिले, उन्हें पेड़ की शाखाओं पर अपनी घोंसला बनाने के लिए मनुष्य जगह ना दे, उनकी रहने की जगह को, उनके शरण को उन्हें शरण ना दे, उनके रहने की जगह को पूरी तरह से नष्ट कर डाले। लेकिन अगर ईश्वर ने पक्षियों को पंख दिए हैं तो मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वो जिस तरह से उनके अंदर उड़ने की व्याकुलता है, बेचैनी है, कि उसके उड़ने में किसी भी तरह से मनुष्य विघ्न न डाले। ठीक है, देखो बच्चों, भाव यह है कि हर व्यक्ति को अपने सहज स्वाभाविक कार्य करने में ही आनंद आता है। पक्षियों का स्वाभाविक गुण है उड़ना। उन्हें ईश्वर ने पंख इसीलिए दिए हैं कि वे खुले आसमान में उड़ें। इसलिए वो मनुष्य से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि वह उनके उड़ने में किसी भी तरह से विघ्न ना डालें। अब आ जाइए आप अभ्यास कार्य पे। उसके पहले आप ये समझ लीजिए कि आपने इस पूरी कविता से क्या सीखा। ठीक है, सार यह है बच्चों कविता का कि स्वतंत्रता प्रत्येक जीव का मौलिक अधिकार है। पक्षियों का भी मौलिक अधिकार है उड़ना। जिस तरह मनुष्य के मौलिक अधिकार हैं, उस पर जब हम आघात करते हैं, चोट करते हैं तो मनुष्य को तकलीफ होती है, कष्ट होता है। ठीक उसी तरह से जब हम पक्षियों के मौलिक अधिकारों पर चोट करते हैं, अर्थात जब हम उनके उड़ने में विघ्न डालते हैं, बाधा डालते हैं, तो पक्षियों को भी कष्ट होता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी सीख हमको मिलती है इस कविता से, कवि ने हमको यह सीख देना चाहा है कि हमें अपने आनंद के लिए कभी भी पक्षी को अपने घरों में बंदी बनाकर अपने मनोरंजन के लिए नहीं रखना चाहिए। उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करना चाहिए। इस तरह से ना केवल हम पक्षियों की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, बल्कि आप सब पढ़ते हैं कि हर जीव एक दूसरे पर निर्भर है, तो हम इस तरह से अपने पर्यावरण को भी असंतुलित करते हैं, हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ आपको बता दें, आपने अभी 6 में उतने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं तो कविता के आवश्यक गुण, आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे रस, छंद, अलंकार। रस आपको मैंने पहले ही बताया कि वीर रस की कविता है। छंद है मुक्तक। अभी हम आपको ये विस्तार से नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, आप केवल नोट कर लीजिए मुक्तक। ठीक है, मुक्तक छंद। और सबसे एक मुख्य होता है अलंकार। जैसे आपने इसमें देखा लाल किरण सी तुलना की जा रही है, तो इसको हम कहते हैं उपमा अलंकार। लाल किरण सी रेखांकित कर लीजिए कविता में और उसके सामने आप केवल लिख लीजिए उपमा अलंकार। नीले, नभ, होड़ा, होड़ी, एक तरह के अक्षर आ रहे हैं, ऐसे अंश को हम कहते हैं, ऐसी पंक्तियों, ऐसे प्रयोग को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो 2 अलंकार का नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, लाल किरण सी उपमा अलंकार, नीले नभ, होड़ा, होड़ी, ये सब अनुप्रास अलंकार। ठीक, बहुत ज़्यादा इसे सोचेगा नहीं क्या है, फिर जब हम अलंकार प्रकरण आपको पढ़ाएंगे तब हम इसे बहुत अच्छे से विस्तार से आपको समझाएंगे। मुझे उम्मीद है भावार्थ आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा भावार्थ आप लिख लीजिएगा
पहले भाग में मैंने जितना आपको कठिन शब्द बताया है उन्हीं के नीचे बाद वाले कठिन शब्द भी लिखकर आप उसका अर्थ भी लिख लीजिएगा। अब आइए अभ्यास कार्य पे। हाँ चलिए देखिए, पहला प्रश्न है कि हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते हैं। उत्तर मेरे ख्याल से आप सबको आ रहा होगा कि पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं बंद रहना चाहते क्योंकि फिर वो गुलामी का जीवन उन्हें व्यतीत करना पड़ेगा। जिस तरह आपको भावार्थ में समझाया है, पहले 2 पैराग्राफ के अर्थ से आप इस प्रश्न का उत्तर ले लेंगे। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, ये भी आप जब कविता एकदम ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वे दूर आसमान में उड़ना चाहते हैं, आसमान से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। जिन पैराग्राफ में इन पंक्तियों का अर्थ है बहुत अच्छे से उन्हें देखकर लिखिएगा। तीसरी चीज़ है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट में एक लाइन दी है, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोर। भाव स्पष्ट हम जब भी लिखते हैं तो हम 1-2 पंक्तियों में संदर्भ प्रसंग डालकर नहीं, आप इस तरह लिखेंगे कि शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा रचित हम पंक्षी उन्मुक्त गगन के कविता से ली गई पंक्ति का आशय यह है कि पक्षी हर कीमत पर अपनी आज़ादी प्राप्त करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे जाकर क्षितिज से, यानी अपने मिलन जहाँ उन्हें क्षितिज से मिलना है वहाँ जाकर मिले, या इस प्रयास में वे अपने सांसों का बलिदान करने को भी, प्राणों का बलिदान करने को भी तैयार हैं। भाव यही है कि पक्षी अपने प्राणों का अर्पण करके भी, प्राणों का बलिदान करके भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं। अब पहले भी आपको बताया था, स्वर्ण श्रृंखला लाल किरण सी रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है। तो कविता की पंक्तियों से ऐसे शब्द ढूंढकर आप लिखें। विशेषण मैंने आपको बताया ही, गुणवाचक विशेषण जैसे स्वर्ण हुआ गुणवाचक, ठीक है। लाल किरण सी, लाल गुणवाचक विशेषण आ रहा होगा ये समझ में, आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है बच्चों। और अब मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको कविता बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कविता हमें यह सीख देती है कि हमको हर कीमत पर अपनी आज़ादी की रक्षा करनी चाहिए। आप जानते हैं कि हमने एक लंबी आज़ादी की लड़ाई लड़कर अपने देश की आज़ादी को प्राप्त किया है। एक से एक महान क्रांतिकारी वीर स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर अपने देश की आज़ादी को कायम किया है। तो हमें भी, हमारा भी यह कर्तव्य है कि हमें किसी के अधीन गुलामी का जीवन नहीं बिताना चाहिए और हर कीमत पर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। तो बच्चों, पाठ आपका पूरा हुआ। कठिन शब्द लिखिएगा। जितने अभ्यास कार्य के क्वेश्चन हैं उन्हें बहुत साफ सुंदर अक्षरों में अपनी कॉपी में, रेगुलर कॉपी जो नोटबुक आपकी है, आप उसमें लिखिएगा। और अंत में यही 2-3 प्रश्न, विशेषण विशेष्य कम से कम 5 से 6 जुड़े शब्द आप लिखिएगा पाठ से चुनकर। ध्यान से सुन लीजिए, विशेषण विशेष शब्द बनाइए और जो अलंकारों का प्रयोग है, एक उपमा अलंकार का, एक अनुप्रास अलंकार का उदाहरण लिखिए। ठीक है बच्चों, पाठ आपका पूरा हुआ। दोहराइए, काम करिए। ओके, थैंक यू।